चैप्टर 2306 तियानहाई एकीकरण। झंगी और उसकी टीम ब्लिजर्ड सिटी में एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन सुबह झंगी ने बैली चेंकिंग को बुलाया। आज के दिन बैली चेंकिंग, WD और बाकी सभी आधिकारिक रूप से झंगी की टीम में शामिल हो चुके थे। उनके परिवारों समेत सभी को झंगी की टीम के रहने वाले क्षेत्र लिविंग एरिया में स्थानांतरित कर दिया गया था। झंगी को ज़हू झेंग को इसके बारे में बताने की भी जरूरत नहीं लगी। उसने बस बैली चेंकिंग से कहा कि वो औपचारिक रूप से जाकर ज़हू झेंग को सूचित कर दे। ये सब बस दिखावे के लिए था। सब जानते थे कि ज़हू झेंग अब इस पर कोई रोक नहीं लगाएगा। इस समय बैली चेंकिंग का एबिलिटी इंडेक्स 9,999 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था। वो अब बस एक कदम दूर था इप्सिलॉन लेवल से। झंगी की टीम में शामिल होकर और फुइंग फोर्स का इंस्ट्रक्टर बनने के बाद उसे भी सेंटिपेड के मूल स्रोत ओरिजिन से लाभ मिला था। अब वो पूरी तरह से झंगी के प्रति वफादार था। झंगी ने उसे बुलाया और काम बांटना शुरू किया। बैली, वुलुयन एम्पायर का संकट अब खत्म हो गया है। हम ब्लिजर्ड सिटी में हमेशा नहीं रह सकते, इसलिए तुम कुछ लोगों और मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को लेकर वापस जाओ और तियानहाई सिटी के पुनर्निर्माण की शुरुआत करो। झंगी की ये बात सुनते ही बैली चेंकिंग का चेहरा खुशी से खिल उठा। जी, मैं तुरंत काम शुरू करता हूं। बैली चेंकिंग की नजर में झंगी की व्यक्तिगत शक्ति और उसकी पूरी टीम की सामर्थ्य अब इतनी बड़ी थी कि उसे क्षेत्रीय स्तर की ताकत कहा जा सकता था। ऐसी स्थिति में ब्लिजर्ड सिटी में हमेशा रहना तो नामुमकिन था। अगर झंगी इतना लेजी न होता और सब कुछ खुद संभालने लगता तो उसे जियांगनन रीजन का सुप्रीम कमांडर बनना चाहिए था। झंगी ने सोफे की आर्मरेस्ट पर उंगलियां थपथपाते हुए कहा, हमें इस बार की घटना से सबक लेना चाहिए। फिर से किसी सुनामी से अपना शहर बर्बाद नहीं होने देना। तो इस बार तियानहाई सिटी के निर्माण के लिए मेरे कुछ विशेष निर्देश है। उसने एक उंगली उठाई। पहला, इस बार हमें बेहतर सामग्री का उपयोग करना होगा। हर इमारत पूरी तरह एनक्लोज्ड होनी चाहिए ताकि चाहे सुनामी आए या आर्टिलरी अटैक, हम नागरिकों की जीवित रहने की संभावना अधिकतम कर सकें। जहां हमारे कोर टेक्निकल पर्सनल रहते हैं, उनके घरों में एंटी सुपर पावर शील्ड मॉड्यूल्स भी लगाए जाएं। सामग्री की चिंता मत करना। वुलुयन एम्पायर से मिले संसाधनों में सब कुछ भरपूर है। जितनी जरूरत हो उतना उपयोग करो, बचे तो भी परवाह मत करना। बैली चेंकिंग हर शब्द ध्यान से नोट कर रहा था। वो झंगी की हर बात को अपने निजी रिकॉर्ड में लिखता था। यहां तक कि उसने झंगी के सभी भाषणों का एक संग्रह बना रखा था जिसे वो हर रात सोने से पहले सुनता, ताकि उसके विचार और निष्ठा उसके मन में और गहराई से उतर जाए। झंगी ने दूसरी उंगली उठाई। दूसरा, शहर के नीचे एक पूरी तरह सुरक्षित अंडरग्राउंड शेल्टर बनना चाहिए। पिछली बार हमारा काम ठीक था, लेकिन इस संकट ने कई कमजोरियां उजागर कर दी, जैसे कि प्रवेश द्वार बहुत कम थे और क्षेत्र भी बहुत छोटा था। इससे संकट के समय भाग निकलना मुश्किल हो गया। बैली चेंकिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। वो हर शब्द दिल से ले रहा था। और तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। झंगी ने अपनी उंगलियां जोड़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि तियानहाई सिटी एक हो। बैली चेंकिंग ने चौंक कर पूछा, एक शरीर मतलब पूरी तरह एकीकृत शहर? इस समय तियानहाई सिटी में 70,000 से ज्यादा निवासी थे और झंगी उनके साथ अच्छा व्यवहार करता था। वो लोगों को तंग पिजियन केजेस में नहीं ठूंसता था, इसलिए उनका रहने का क्षेत्र काफी बड़ा था। वहां मनोरंजन और आराम के स्थान थे, यहां तक कि बाजार भी थे। पुराना तियानहाई सिटी तियानहाई फोर्ट्रेस के केंद्र से लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में फैला था। इतने बड़े क्षेत्र को एकीकृत ढांचे में बदलना अत्यंत कठिन काम था। झंगी ने सिर हिलाया। हां, अगर कभी आपातकालीन स्थिति आए तो मैं पूरे शहर को अपने एलियन स्पेस में स्थानांतरित कर सकूं।
उसने अपनी योजना स्पष्ट की। अब जब झंग यी ब्लैक बिशप लेवल तक पहुंच चुका था, तो वो दूसरे आयाम, अदर डायमेंशन का द्वार बहुत बड़े स्तर तक खोल सकता था, जहां का आंतरिक क्षेत्र बेहद विशाल था। वो आसानी से एक पूरे गांव के बराबर क्षेत्र को समा सकता था। बैली चेंकिंग ने कुछ देर विचार किया और फिर गंभीरता से बोला, मैं समझ गया, सुप्रीम। निश्चिंत रहें, मैं इस नए तियनहाई सिटी का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करूंगा। एकीकृत निर्माण सुनने में कठिन लगता है, लेकिन लागू करने में बस थोड़ा अधिक समय लगेगा। मैकेनिकल आर्मी और अन्य एलियंस की मदद से ये शहर बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। झंगी मुस्कुराया और पूछा, कितने समय में निर्माण पूरा करोगे? बैली चेंकिंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए सोचा, लगभग 2 महीने में तैयार हो जाएगा। झंग यी ने सिर हिलाया, बहुत लंबा समय है। बैली चेंकिंग ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, सुप्रीम, मैं बहाना नहीं बना रहा, लेकिन अगर आपकी सभी शर्तों के अनुसार करें तो 1.5 महीने से पहले संभव नहीं है। झंग यी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, तुमने मेरी बात का मतलब नहीं समझा। मैंने कब कहा कि तुम्हें खुद करना है? उसने ठुड्डी से बाहर की ओर इशारा किया। घोषणा कर दो कि मैं तियनहाई सिटी का पुनर्निर्माण करने जा रहा हूं। फिर देखना, लोग खुद तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे मदद के लिए। बैली चेंकिंग की आंखें चमक उठीं। अब उसे समझ आया कि झंग यी का इशारा क्या था। अभी 6 क्षेत्रों के लोग झंग यी की कृपा पाने के लिए होड़ में लगे थे। बस उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। अब जब यह समाचार फैल जाएगा, तो इतने सारे संसाधनों के लाभ मिलने के बाद वे सब सहायता के लिए दौड़े चले आएंगे। मैं समझ गया, सुप्रीम। निश्चिंत रहें, नया तियनहाई सिटी आधे महीने में तैयार हो जाएगा। झंग यी मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, जाओ, काम शुरू करो। मैं तुम्हारे अच्छे समाचार का इंतजार करूंगा। बैली चेंकिंग तुरंत वहां से निकला, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, अभी कुछ ही कदम चला था कि कई लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। बैली चेंकिंग ने नजर उठाई। सभी क्षेत्रों के उच्च स्तरीय एलियंस वहां मौजूद थे। ईस्ट चाइना सी रीजन के सी ड्रैगन गार्ड के कप्तान, साउथ वेस्ट रीजन के मंक लीडर, जियांगनन रीजन का पुराना मित्र तू यनलाई, शेंगजिंग रीजन के 36 सेलेस्टियल बीइंग्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन का लियू एक्सायन और नॉर्थ वेस्ट रीजन का एक कैप्टन लेवल एलियन, सभी उसके आसपास उमड़ पड़े। अरे, ये तो ब्रदर बैली है। क्या संयोग है। वुलुयन एम्पायर की लड़ाई में आपका पराक्रम अब तक याद है। मैं तो कब से आपके साथ एक जाम पीने की सोच रहा था। आइए, आज मेरी तरफ से दावत है। जब तक नशे में धुत न हो जाए, घर नहीं जाएंगे। अरे, पहले आओ पहले पाओ। मैं पहले आया हूं। बाकी सब लाइन में लगो। ये जगह जियांगनन रीजन में है। मैं तू यनलाई, कैप्टन बैली का पुराना दोस्त हूं। बाकी सब पीछे हटो। एक झुंड आपस में बहस करता हुआ बैली चेंकिंग को दावत देने के लिए भिड़ गया। ये दृश्य देखकर बैली चेंकिंग के मन में मुस्कान आ गई। अब उसे पूरी तरह समझ में आया कि झंग यी ने ऐसा क्यों कहा था। हर कोई पूरी लगन से मदद करने को तैयार रहता है। बैली चेंकिंग मुस्कुराकर बोला, जब सब यहां आ ही गए हैं, तो चलिए एक साथ कुछ जाम लगाते हैं। बहुत बढ़िया, चलो फिर, जब तक नशे में न गिरे। घर नहीं लौटेंगे। चैप्टर 2307 तियनहाई इंटीग्रेशन। तियनहाई सिटी के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी बैली चेंकिंग को सौंप दी गई थी। झंग यी ने अपनी फैमिली को इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि लू केरन और बाकी सभी इस समय बेहद व्यस्त थे। सबसे पहले इस युद्ध में सभी को शक्तिशाली एलियन ओरिजिन्स प्राप्त हुए थे। कुछ ने उन्हें अकेले एब्जॉर्ब किया, तो कुछ ने दूसरों के साथ शेयर किया, लेकिन कुल मिलाकर सभी का लाभ अत्यधिक था। हालांकि उन शक्तिशाली एलियन ओरिजिन्स को एब्जॉर्ब और ट्रांसफॉर्म करने में बहुत समय लगता है। दूसरी बात, वुलुयन एम्पायर पर विजय प्राप्त करने के बाद अब भी कई कार्य अधूरे थे। उदाहरण के लिए,
झू कीर को झेंगलो, एम्परर सी यी और अन्य राज परिवार के सदस्यों पर बॉडी स्लाइस रिसर्च करनी थी। यह विश्लेषण करना था कि क्या वोलुयन एम्पायर के इन नोबल लोगों के जीन्स में ऐसे तत्व हैं जो मानव की ग्रोथ में सहायता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आर्मोर ऑफ द एंड को नियंत्रित करने वाले कोड को भी क्रैक करना आवश्यक था। हाँ, वही सुपर मच जिसे एम्परर सी यी ने अंतिम समय में जेडी काउंटर अटैक के लिए प्रयोग करने की कोशिश की थी, परंतु अफसोस वो हार गया। मच को नियंत्रित करने से पहले ही सब समाप्त हो गया। हालांकि यांग एक्साइन ने आर्मोर ऑफ द एंड की शक्ति को प्रत्यक्ष नहीं देखा था, लेकिन उस पर मौजूद असंख्य मरे हुए आत्माओं की रिजेंटमेंट और होप की सघन व अपघटनीय शक्ति को देखकर वो समझ गई थी कि ये एक अत्यंत भयावह हथियार है। यदि इसे सही प्रकार से प्रयोग किया जाए तो भविष्य में इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। दूसरी ओर झू कीर को मानव भ्रूण ह्यूमन एम्ब्रियो की वृद्धि प्रक्रिया का भी अध्ययन करना था कि किस क्षण पर स्पिरिचुअलिटी का जन्म होता है, यानी वो समय जब ईथर फ्रैगमेंट्स उच्च आयामी हायर डायमेंशनल स्पेस से भौतिक संसार के जीवों में प्रवेश करते हैं। यदि इसे पूरी तरह समझ लिया जाए तो भविष्य में बड़े पैमाने पर कार्ड बग्स का दोहन कर एथेरिक रियल्म से शक्ति चोरी करने की संभावना बन सकती है। झू कीर के अलावा कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय नहीं था। यांग एक्साइन को पूरे वोलुयन एम्पायर की सीमाओं की योजना बनानी थी कि विशाल अंडरग्राउंड वर्ल्ड को 6 प्रमुख क्षेत्रों में कैसे विभाजित किया जाए और फिर स्वयं के लिए सर्वोत्तम स्थान कैसे सुरक्षित रखा जाए। इसके अतिरिक्त उस अंडरग्राउंड वर्ल्ड को इस प्रकार रूपांतरित करना कि मनुष्य वहां दीर्घकाल तक जीवित रह सके। लू केरन तो और भी अधिक व्यस्त हो गई थी। पिछले युद्ध में 20,000 से अधिक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स क्षतिग्रस्त हो गए थे। ये सभी लू केरन के खजाने समान थे। युद्ध जीतने के बावजूद वो इस नुकसान से व्यथित थी। अब वो कार्यरत मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की एक बड़ी सेना का नेतृत्व कर रही थी, उनकी मरम्मत करने और अपग्रेड करने के लिए। हां, अपग्रेड। पहले झंग यी के पास ऊर्जा की भारी कमी थी। भले ही उसके पास युआंशी जैसी सामग्रियां थी, फिर भी उसे बड़े पैमाने पर फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग करना पड़ता था। ऊर्जा की कमी के कारण मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं हो पाता था। लेकिन अब वोलुयन एम्पायर के संसाधन कब्जे में आने के बाद झंग यी के पास संसाधनों का एक खगोलीय भंडार था। वो अपने युद्ध मशीनों पर कोई कंजूसी नहीं करने वाला था। लू केरन उनके एनर्जी मॉड्यूल्स का पूर्ण अपग्रेड कर रही थी ताकि वे अपनी सर्वोच्च कॉम्बैट पावर दिखा सकें। लू केरन के अनुमान के अनुसार यदि इन 50,000 मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के पास पर्याप्त ऊर्जा होगी तो प्रत्येक की कॉम्बैट एबिलिटी 9,000 से अधिक अंक वाले एलियन के बराबर होगी। झंग यी जब भी इस दृश्य की कल्पना करता जहां 50,000 कैप्टन लेवल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स एक साथ युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़े, उसका रक्त उबाल मारने लगता। इसलिए उसने लू केरन को प्रोत्साहित किया कि वो पूरा मन लगाकर कार्य करें और बाकी किसी बात की चिंता न करें। यांग सिया, झू हैमे और अन्य उनके सहयोग में लगी थी। सभी के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन तैयार करती ताकि उनकी ऊर्जा बनी रहे। यहां तक कि यांग सिया का एबिलिटी इंडेक्स अब स्तर की सीमा तक पहुंच चुका था। उसके बनाए भोजन न केवल स्वादिष्ट थे बल्कि सेना के लिए प्रेरक औषधि जैसे थे, जो व्यक्ति को सतर्क रखते, थकान मिटाते और किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं छोड़ते थे। ये सचमुच मेहनती लोगों के लिए एक दिव्य वरदान था। यदि बात की जाए उन लोगों की जो सबसे कम व्यस्त थे, तो फैटी सू और ली यंगयांग के पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। पर झंग यी को भी इस मोटे आदमी से किसी बड़ी उम्मीद नहीं थी। वे दोनों और अंकल यू मिलकर तियानहाई सिटी के दैनिक कार्यों को संभालते और कुछ सामान्य मामलों को निपटाते थे। आने वाले समय में हुएक्सू किंगडम में शांति और समृद्धि थी, कोई युद्ध नहीं। समझौते के अनुसार झंग यी ने
अपने एलियन स्पेस में मौजूद विशाल संसाधनों का एक भाग प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र को प्रदान किया। भले ही वो मात्रा उसके कुल भंडार का छोटा हिस्सा थी, परंतु उन 6 क्षेत्रों को उन्हें लाने के लिए विशाल आइस एंड स्नो ट्रेन्स और बड़े F-37 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजने पड़े। हाल के दिनों में ब्लिजर्ड सिटी में लगातार यातायात बढ़ गया था। एयरपोर्ट दिन रात सक्रिय था। सभी आपूर्ति को पहुंचाने में आधा महीना लग गया। और झंग यी क्या कर रहा था? वो सेक्लूजन, एकांत साधना में चला गया था, तियानहाई फोर्ट्रेस के सबसे नीचे बने बेसमेंट में, जहां उसने स्वयं को एक विशाल भूमिगत क्षेत्र में बंद कर लिया था। अब अंततः उसे युद्ध की स्थिति से बाहर निकलने का समय मिला था। युद्ध समाप्त होने के बाद उसने पाया कि उसका शरीर कई दिनों तक कांपता रहा। यह भय नहीं था, बल्कि अत्यधिक उत्साह का परिणाम था। उसने एक नाइट लेवल वॉरियर को आमने सामने हराया था। झेंग लो के साथ युद्ध के दौरान उसने सच्चे अर्थों में अनुभव किया कि किसी प्राचीन सभ्यता की स्मृतियां और उच्च स्तरीय अलौकिक शक्तियां विरासत में पाने वाले एलियन कितने भयानक होते हैं। उनकी युद्ध शैली कैसी होती है? उनका सुपरनैचुरल पावर पर नियंत्रण झंग यी की समझ से कहीं परे था। झंग यी को इस पर जरा भी संदेह नहीं था कि यदि वह और झेंग लो समान स्तर की शक्ति पर होते, यदि उसके पास लिंग का मानव शरीर और डीमन आर्मोर न होता, तो उसे भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इस युद्ध से उसे अत्यधिक लाभ हुआ। वो बार बार डीमन गॉड आर्मोर के इंटेलिजेंट सिस्टम द्वारा रिकॉर्ड किए गए युद्ध के दृश्य दोहराता। झेंग लो की हर चाल, हर मांसपेशी की गतिविधि को ध्यानपूर्वक देखता। हमले के समय की सटीकता और सुपर पावर नियंत्रण की कला सीखने का प्रयास करता। विशाल भूमिगत क्षेत्र में कोई रोशनी नहीं थी। हजारों वर्ग मीटर के स्पोर्ट्स फील्ड में केवल झंग यी अकेला था। वो पद्मासन में बैठा था। उसके ऊपर केवल एक हल्का प्रकाश क्षेत्र झिलमिला रहा था। उसके सामने एक विशाल होलोग्राफिक प्रोजेक्शन था, सैकड़ों इंच चौड़ा, जिसमें झेंग लो की हर हरकत स्पष्ट दिख रही थी। झंग यी की दृष्टि उस शक्तिशाली शत्रु पर टिकी थी। उसके भीतर सम्मान और एकाग्रता का मिश्रण उमड़ रहा था। चैप्टर 2305 ब्रह्मांड का महान परिवर्तन। हु झेंग ने ज़हू वायु और लैन जिनचिंग को सामने बैठने का इशारा किया। ज़हू वायु आज्ञाकारी ढंग से वहां बैठ गई, दोनों हाथ घुटनों पर रखे हुए। एक शब्द भी नहीं बोली, बस शांत निगाहों से ज़हू झेंग को देखती रही। उसे लगता था कि वुलुयन एम्पायर जाने का उसका निर्णय बिल्कुल गलत नहीं था। उसने सिर्फ अपने दिल की सुनकर काम किया था, तो गलती कहाँ थी? उसका मन बेहद पवित्र था, और ज़हू झेंग के सामने भी वही शांति और दृढ़ता बनी हुई थी। ज़हू झेंग हल्के से मुस्कुराया और बोला, इस बार वुलुयन एम्पायर में तुम्हें काफी कुछ हासिल हुआ, है ना? ज़हू वायु ने ईमानदारी से सिर हिलाया और जवाब दिया, मैंने वहां 2 दर्जन से ज्यादा लिजर्डमैन को मार गिराया, जिनमें एक ब्लैक चैरियट लेवल इप्सिलॉन और 2 व्हाइट चैरियट लेवल इप्सिलॉन्स थे। उनकी मूल शक्ति बहुत स्वादिष्ट थी। अब मेरा एबिलिटी इंडेक्स 28,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया है। ये कहते हुए उसकी आवाज में हल्की सी खुशी थी, और उसकी नजरों में एक मासूम गर्व झलक रहा था, जैसे कह रही हो, अब तो मुझे शाबाशी दो। ज़हू झेंग की आंखों में कोमलता उतर आई। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, सच में, वो मेरी बेटी है, असाधारण। ज़हू वायु ने युअन कोंगे की क्षमताओं को पूर्ण रूप से विरासत में पाया था, और ली लिंगशु के विशेष प्रशिक्षण ने उसकी शक्ति को अविश्वसनीय स्तर तक विकसित कर दिया था। उसे किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं थी। वो किसी भी एलियन या बीस्ट की मूल शक्ति को सीधे अवशोषित कर सकती थी, और उनकी विशेष क्षमताएं भी हासिल कर सकती थी। अगर उसकी किसी कमजोरी की बात करें, तो वो ये थी कि वो शक्ति बहुत तेजी से प्राप्त कर लेती थी। सीखना आसान था, मगर पूरी तरह साधना कठिन। इसलिए वो हर क्षमता का उपयोग कर सकती थी, पर उतनी महारत नहीं रखती थी जितनी मूल धारक के पास होती थी।
ये बात वोलुयन एम्पायर में सन ऑफ वेदरिंग के खिलाफ हुई लड़ाई में साफ नजर आई थी। ज़ू झेंग के मन में गर्व की लहर दौड़ गई, मगर जल्द ही उसे कुछ याद आया और उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। लगता है इस बार तुमने जो किया वो सही था। इन सालों में मैंने हमेशा तुम्हें अपने पास रखा, क्योंकि डर था कि कहीं तुम पर कोई संकट ना आ जाए। वो गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें पता है ना, एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए डर कैसा होता है, कि कहीं वो बाहर की दुनिया में किसी मुसीबत में न फंस जाए। लैन जिनचिंग ने तुरंत सिर हिलाया। ज़ू शुआई, मैं आपकी भावनाएं पूरी तरह समझता हूं। उसने ज़ू वायु की ओर देखा। लेकिन अब देखिए मिस ज़ू, वायु अब बड़ी हो चुकी है। उन्हें अब अपने दम पर बाहर निकलना चाहिए। सिर्फ इसी तरह वो अपनी स्वाभाविक प्रतिभा और क्षमता को और गहराई से उभार सकेंगी, और सिर्फ इसी तरह वो उस गद्दार को भी हरा सकेंगी जो अब बहुत दूर जा चुका है। ज़ू झेंग का विश्वस्त होने के नाते लैन जिनचिंग भली भांति जानता था कि ज़ू झेंग के दिल में क्या चल रहा है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो सिर्फ ज़ू वायु की सुरक्षा के लिए नहीं डरता था, वो गांव चंगकोंग से डरता था, जो अब भारत में लगातार मजबूत हो रहा था। पिछले 2 सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति काफी स्थिर रही थी और उन्हें दूसरे देशों से जानकारी प्राप्त करने के स्रोत भी मिल गए थे। हर हफ्ते साउथ वेस्ट रीजन से गांव चंगकोंग की गतिविधियों की जानकारी आती थी। कहा जाता था कि अब 8 इमॉर्टल्स में गांव चंगकोंग की स्थिति शीर्ष 3 में पहुंच चुकी है। अगर सिर्फ शक्ति की बात करें तो अब केवल इंद्र ही उसे दबा सकता है। जितना ये सब बढ़ता गया, उतनी ही ज़ू झेंग की बेचैनी भी बढ़ी। वो अक्सर डरावने सपनों में देखता था गांव चंगकोंग ब्लिजर्ड सिटी लौट आया है और उसके पूरे परिवार का अंत कर दिया है। ज़ू झेंग ने दोनों की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, जियांगनन रीजन के सर्वोच्च कमांडर के रूप में मैं हमेशा इस पूरे क्षेत्र के विकास और इसके लोगों के अस्तित्व की चिंता करता रहा हूं। मैं मानता हूं कि प्रलय अपकलिप्स के बाद सामूहिक जीवित रहने के लिए कुछ लोगों के हितों की बलि देनी पड़ी, इसलिए मैंने बहुतों की नफरत भी कमाई। आज पता नहीं कितने लोग होंगे जो मुझे मारना चाहते हैं, और उनमें से जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूं वो है गांव चंगकोंग, जो भारत चला गया। वो ज़ू वायु की ओर सीधा देखता हुआ बोला, ज़ू वायु, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। 28,000 पॉइंट्स का एबिलिटी इंडेक्स तुम्हें पूरे हुएक्सू किंगडम में सबसे ऊपर रखता है। हु डन और हो तू जैसे 2 राक्षसों को छोड़ दे तो बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हें हरा सके। मुझे लगता है कि गांव चंगकोंग को भी भारत में दबाया जा रहा होगा। भारत के लोग मूर्ख नहीं हैं, वो कभी किसी विदेशी को पूरी तरह शक्ति नहीं देंगे। ज़ू झेंग की नजरों में अब क्रोध की चमक थी। वो है गांव चंगकोंग को मारना और जियांगनन रीजन के आखिरी छिपे खतरे को मिटा देना। सही मायने में कहा जाए तो ये ज़ू झेंग का खुद का छिपा डर था, क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक गांव चंगकोंग का निशाना वही था, और उसके जैसे ऊंचे पद वाले अधिकारी जिन्होंने पुराने समय में कमजोरों और बूढ़ों की बलि दी थी। ज़ू वायु की आंखों में हल्का भ्रम झलका, लेकिन उसने फिर भी सिर हिला दिया। उसके लिए तो ये सरल था। अगर पिता कह रहे हैं कि गांव चंगकोंग को मरना चाहिए, तो वो मौका मिलते ही उसे मार देगी। उसे इसमें कोई गलत बात नहीं लगती थी। ज़ू झेंग ने बात पूरी की और फिर लैन जिनचिंग की ओर देखा। उसके मन में एक गहरी सांस निकली। ज़ू वायु की घटना के लिए लैन जिनचिंग को सजा मिली थी, मगर किसे पता था कि वही सजा एक आशीर्वाद बन जाएगी। ज़ू वायु और भी शक्तिशाली बन गई और ज़ू झेंग की सुरक्षा और मजबूत हो गई। सच्चाई तो ये थी कि लैन जिनचिंग सही था, लेकिन एक नेता होने के नाते ज़ू झेंग कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता था। तुमने ज़ू वायु को मेरी अनुमति के बिना ब्लिजर्ड सिटी से बाहर जाने में मदद की। ये अनुशासनहीनता थी, लेकिन तुम्हारी वर्षों की निष्ठा और ज़ू वायु के सुरक्षित लौट आने को देखते हुए मैं इस बार तुम्हें माफ करता हूं। आज से तुम फिर से सेक्रेटेरिएट में लौटो
और अपना काम जारी रखो। लेकिन याद रखना, ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। ज़ू झेंग के स्वर में चेतावनी की कठोरता थी। विश्वासघात वो चीज है जिसे कोई भी नेता कभी बर्दाश्त नहीं करता। सामान्यतः अगर उसने लैन जिनचिंग की सजा कम भी कर दी होती तो भी उसे सचिव पद पर वापस नहीं आने देता। लेकिन अब उसके पास कोई और विश्वसनीय व्यक्ति नहीं बचा था। इसलिए लैन जिनचिंग की छोटी गलती को नजरअंदाज करना ही एकमात्र रास्ता था। लैन जिनचिंग के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सिर झुकाते हुए कहा, आपके क्षमा के लिए धन्यवाद, जनरल ज़ू। अब से मैं आग में कूदने से भी नहीं डरूंगा। ज़ू झेंग की निगाहें धीरे धीरे खिड़की की ओर मुड़ी। इस समय ब्लिजर्ड सिटी में गहमागहमी थी। पूरे हुएक्सू किंगडम के श्रेष्ठ लोग वहां एकत्र हो रहे थे। सब जानते थे, आज से हुएक्सू किंगडम में एक विशाल परिवर्तन आने वाला है। मैं सबसे कम समय में ज़ू वायु को बिशप लेवल एलियन बनाऊंगा। उस वक्त तक गांव चंगकोंग मेरे लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। ज़ू झेंग ने मन ही मन निश्चय कर लिया। झंग यी से वादा किए गए संसाधन मिलते ही वो पहले ज़ू वायु की शक्ति को सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाएगा, और जो संसाधन बचेंगे वो अब केवल बड़े परिवारों में बांटे नहीं जाएंगे। क्योंकि इस प्रलयकाल की दुनिया में अगर शक्ति और पद चाहिए तो सैन्य बल पर अधिकार जरूरी है। ब्लिजर्ड सिटी अब अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने का समय आ गया है। उसी क्षण उसके दाएं हाथ पर लिपटी डिवाइन पावर धीरे धीरे रूपांतरित होने लगी। काली वॉइड पावर उसके शरीर से फूट निकली और शेन लियन द्वारा लालचपूर्वक अवशोषित की जाने लगी। ये अर्धयांत्रिक हथियार, जो बॉस की ट्री स्वॉर्ड पर आधारित था, इच्छा अनुसार अपना आकार बदलने की क्षमता रखता था। छन्न वीडियो में झेंग लो की बाइंडिंग चेन्स प्रकट हुई, जो आकाश को ढकने लगी। वास्तविकता में भी झंग यी के हाथों के पास से जंजीरों की आवाज गूंज उठी। छन्न गाढ़े काले रंग की दिव्य जंजीरें उसके हाथों से फैलकर बाहों तक लिपटने लगी, उंगलियों तक फैलती हुई, मोड़ती, लपेटती, घूमती, कांटेदार आकार लेती, हजार रूपों में बदलती, उसकी इच्छा के अनुसार ढलती। झंग यी के होठों पर मुस्कान आई। उसने अपनी हथेली पर बहती जंजीरों को देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, झेंग लो, अब ये जंजीरें मेरी हैं। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।